नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम एक ऐसे इंसान की अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं। एक ऐसा सफर जो हजारों मीलों तक फैला था, जिसने महाद्वीपों और महासागरों की सीमाओं को लांघ दिया था। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और ये उनकी भारत की आज़ादी की वो तलाश है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज हम उनके इस पूरे सफर को देखेंगे, कैसे वो अपने ही घर में एक कैदी बने और वहां से निकलकर एक पूरी आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बन गए। हमारी कहानी का आगाज होता है साल 1940 में। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही है। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है, और ठीक उसी वक्त भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा डर, उनका सबसे बड़ा दुश्मन, उन्हीं की नजरों के नीचे कैद है। देखिए, उस समय दो अलग अलग सोच चल रही थी। अंग्रेजों के लिए सुभाष चंद्र बोस उनके सबसे खतरनाक दुश्मन थे, एक ऐसा तूफान जो अंदर ही अंदर पनप रहा था। लेकिन बोस का नजरिया बिल्कुल अलग था। जहां बाकी लोग सोच रहे थे कि इस युद्ध में क्या करना चाहिए, बोस ने ब्रिटेन की इस मुसीबत में भारत के लिए एक सुनहरा मौका देखा। उनका मानना साफ था, दुश्मन जब सबसे कमजोर हो तभी उस पर आखिरी वार करना चाहिए। तो अंग्रेजों ने वही किया जो वो हमेशा करते थे। उन्होंने नेताजी को दबाने की कोशिश की। जुलाई 1940 में उन्हें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पर वो शायद भूल गए कि बोस को सलाखों के पीछे रखना नामुमकिन था। जेल में रहते हुए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, एक ऐसा हथियार जिसके आगे ब्रिटिश हुकूमत के पसीने छूट गए। उन्हें डर था कि अगर हिरासत में बोस को कुछ हो गया तो पूरे देश में जो आग लगेगी उसे बुझाना नामुमकिन होगा। तो उन्होंने एक चाल चली। 5 दिसंबर को उन्हें रिहा तो कर दिया, लेकिन उन्हें उनके ही घर में एल्गिन रोड पर कैद कर दिया गया। और यहीं पर नेताजी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। दुनिया की नजरों में वो एक टूटे हुए इंसान थे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, और ऐसा दिखावा कर रहे थे मानो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर खुद को आध्यात्मिकता में डुबो दिया हो। पर ये सब सिर्फ एक दिखावा था, एक जबरदस्त नाटक। उस दाढ़ी और उस खामोशी के पर्दे के पीछे भारतीय इतिहास की सबसे साहसी भागने की योजना बहुत ही बारीकी से तैयार की जा रही थी। और फिर वो रात आई, 16 जनवरी 1941 की वो तारीखी रात, जब उस महान योजना को हकीकत में बदलना था। ये वो पल था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबसे पहले पहचान बदलनी थी। सुभाष चंद्र बोस को गायब होना था, और उनकी जगह ली एक बिल्कुल नए इंसान ने, मोहम्मद जियाउद्दीन, एक बीमा एजेंट। उन्होंने शेरवानी पहनी, एक तुर्की टोपी लगाई, और अपना पूरा हुलिया इस तरह बदला कि कोई उन्हें पहचान ही न सके। वक्त चुना गया था आधी रात के बाद का, ठीक 1:30 बजे, जब पूरा कलकत्ता शहर गहरी नींद में था, जब पहरेदारों की आंखें भी झपकने लगी थीं। तब अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने अपने मिशन को अंजाम दिया। भागने के लिए एक गाड़ी बाहर इंतजार कर रही थी, एक जर्मन वॉन्डरस सेडान, जिसे चलाने के लिए तैयार थे उनके भतीजे सिसिर कुमार बोस। यही वो गाड़ी थी जो उन्हें शहर की हदों से पार आज़ादी की ओर ले जाने वाली थी। जाहिर है वो सामने की गेट से तो नहीं जा सकते थे, जहां सीआईडी के जासूसों की नजरें थीं। उन्होंने घर की पिछली सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, और पलक झपकते ही वो अंधेरे में गुम हो गए, और ब्रिटिश साम्राज्य को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जानते हैं बोस ने अपने इस पलायन को क्या नाम दिया था? महाभिनिष्क्रमण, यानी महान प्रस्थान। ये वही शब्द है जो भगवान बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब उन्होंने ज्ञान की खोज में अपना राजपाट त्याग दिया था। बोस के लिए भी ये सिर्फ एक फरारी नहीं थी, ये एक बड़े मकसद के लिए, देश की आज़ादी के लिए घर का त्याग था। सिसर ने पूरी रात गाड़ी चलाई। वो हर पल तनाव से भरा था। जरा सोचिए, एक भी पुलिस नाका, एक भी गलती, और सब कुछ वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन वो कामयाब रहे। गुमहो स्टेशन पहुंचकर बोस कालका मेल में सवार हुए, और भारत की विशाल भीड़ में ऐसे घुलमिल गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन सफर अभी बाकी था। पेशावर पहुंचकर खतरा और भी बढ़ गया। जियाउद्दीन का भेष अब सुरक्षित नहीं था, इसलिए उन्होंने एक और पहचान ओढ़ ली, एक बहरे और गूंगे पठान की। ये एक बहुत ही चतुर चाल थी। इससे उन्हें किसी से बात नहीं करनी पड़ती थी, और वो उस खतरनाक सरहद को पार करने में कामयाब रहे। भारत से निकल जाना ये तो सिर्फ पहली मंजिल थी। आप सोच रहे होंगे कि सबसे मुश्किल हिस्सा पार हो गया, पर असल में उनकी असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। यूरोप तक का रास्ता नई चुनौतियों और जानलेवा खतरों से भरा पड़ा था।
काबुल में उनकी पहली योजना बुरी तरह नाकाम हो गई। सोवियत दूतावास ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया। अब वो एक अनजान शहर में बिना किसी मदद के फंस चुके थे। उन्हें गंदे सराय में रहना पड़ रहा था और हर पल ये डर था कि ब्रिटिश जासूस उन्हें ढूंढ निकालेंगे। एक बार तो एक अफगान जासूस ने उन्हें लगभग पहचान ही लिया था और उसे चुप कराने के लिए नेताजी को अपनी कीमती घड़ी तक देनी। जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तब उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर एक्सेस पावर से संपर्क किया और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। इटली के दूतावास ने उन्हें एक नया पासपोर्ट दिया, एक नई पहचान के साथ, ओरलैंडो मज़ोट्टा। ये पासपोर्ट अब यूरोप तक पहुंचने का उनका टिकट था और इस नई पहचान के साथ उन्होंने सोवियत संघ के रास्ते ही बर्लिन तक का सफर तय किया। सोचिए, जिस देश ने उन्हें मदद देने से इनकार कर दिया था वो उसी के ऊपर से उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचे। और जब अप्रैल 1941 में वो बर्लिन में उतरे तब तक अंग्रेजों को बस ये पता चला था कि वो कलकत्ता में अपने घर से गायब हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये खबर सुनकर लंदन में बैठे अधिकारियों का क्या हाल हुआ होगा। जर्मनी में बोस का स्वागत एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह हुआ। वहां उन्होंने सिर्फ शरण नहीं ली बल्कि काम शुरू कर दिया। उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, युद्ध में पकड़े गए भारतीय कैदियों से इंडियन लीजन नाम की एक सेना बनाई और यहीं पर उनके साथियों ने उन्हें सम्मान से नेताजी कहना शुरू किया। और यहीं से वो नारा निकला जो आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, जय हिंद। लेकिन हिटलर के साथ उनकी मुलाकात एक कड़वी हकीकत लेकर आई। हिटलर ने साफ कह दिया कि जर्मनी भारत की सीधी सैन्य मदद नहीं कर सकता क्योंकि उनकी सेनाएं बहुत दूर हैं। उसने नेताजी को सलाह दी कि उन्हें पूर्व की ओर देखना चाहिए, जहां जापान अंग्रेजों से लड़ रहा था। ये एक झटका जरूर था, पर नेताजी ने तुरंत समझ लिया कि अब उनका रास्ता पश्चिम से नहीं बल्कि पूर्व से होकर गुजरेगा। अब जो सफर शुरू होने वाला था वो शायद द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे हैरतअंगेज और खतरनाक यात्राओं में से एक था। ये जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में मौत के साए में तय किया जाने वाला सफर था। 90 दिन, जी हाँ, पूरे 3 महीने तक नेताजी और उनके एक साथी आबिद हसन ने एक जर्मन पनडुब्बी यानी यू बोट के अंदर सफर किया। जरा सोचकर देखिए, एक घुटन भरी स्टील की ट्यूब में समंदर की गहराइयों में, जहां हर पल दुश्मन के जहाज़ों का या किसी तकनीकी खराबी का खतरा बना रहता था। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये इतिहास में एकमात्र ऐसा मौका था जब युद्ध के दौरान 2 दुश्मन नौसेनाओं की पनडुब्बियों के बीच किसी आम नागरिक को ट्रांसफर किया गया हो। एक जर्मन यू बोट U-180 उन्हें लेकर आई और बीच समंदर में एक जापानी पनडुब्बी I-29 उन्हें लेने के लिए पहुंची। इस ऑपरेशन में जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और वो ट्रांसफर, वो तो किसी फिल्म के सीन जैसा था। मेडागास्कर के पास तूफानी समंदर में जहां ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, उन्होंने एक छोटी सी रबर की नाव में बैठकर शार्क से भरे पानी को पार किया और एक पनडुब्बी से दूसरी पर पहुंचे। ये सचमुच अपनी जान हथेली पर रखकर किया गया एक कारनामा था। समंदर की गहराइयों को जीतकर नेताजी आखिरकार एशिया पहुंच गए और यहीं से उनके मिशन का आखिरी, सबसे अहम और सबसे नाटकीय अध्याय शुरू हुआ। बंगाल का शेर अब पूर्व में दहाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। टोक्यो पहुंचते ही उन्होंने वहां के नेतृत्व में एक नई जान फूंक दी। उनके जोशीले भाषणों और अटूट इरादों ने जापान के प्रधानमंत्री तोजो को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत की आज़ादी को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 4 जुलाई 1943, सिंगापुर में। सालों से आज़ादी की मशाल जलाए रखने वाले महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। उस दिन से वो सिर्फ सुभाष नहीं बल्कि INA के सर्वोच्च कमांडर नेताजी बन गए। और अपनी सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने वो अमर शब्द कहे जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था, एक संकल्प था जिसने आज़ाद हिंद फौज के हर सिपाही को आखिरी सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। और ये फौज वाकई एक क्रांतिकारी फौज थी। यहाँ कोई धर्म, कोई जाति नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। और यही नहीं, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, पूरी तरह से महिलाओं की एक लड़ाकू यूनिट जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये उनके भविष्य की सोच का सबसे बड़ा सबूत था। इसके बाद उन्होंने एक और भी बड़ा कदम उठाया।
21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। ये सिर्फ एक नाम की सरकार नहीं थी, इसे 9 देशों ने मान्यता दी और इस सरकार ने फौरन ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब इस फौज और इस सरकार का एक ही मकसद था, एक ही सपना था, चलो दिल्ली। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराना और अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना। ईने के जांबाज सैनिकों ने बर्मा के मोर्चे पर अविश्वसनीय बहादुरी दिखाई। अप्रैल 1944 में वो ऐतिहासिक पल आया जब उन्होंने मणिपुर के मोइरांग में भारत की धरती पर तिरंगा फहराया। वो घर पहुंच गए थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेरहम मॉनसून, कटी हुई सप्लाई लाइंस और हवाई समर्थन की कमी ने उन्हें इम्फाल के दरवाजे पर ही रोक दिया और भारी दिल से उन्हें पीछे हटना पड़ा। दिल्ली तक का मार्च भले ही अधूरा रह गया, लेकिन नेताजी और आईएनए की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में उनका सबसे बड़ा असर तो जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि जंग के बाद दिखना था। एक ऐसा असर जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सैन्य नतीजा और राजनीतिक नतीजा दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये सच है कि आईएनए को युद्ध के मैदान पर पीछे हटना पड़ा, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्होंने ब्रिटिश राज की नींव पर वो आखिरी और सबसे घातक चोट की थी। जब जंग के बाद अंग्रेजों ने लाल किले में आईएनए के सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पूरे देश में उन सैनिकों के लिए हमदर्दी की एक ऐसी लहर उठी जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। इस मुकदमे की वजह से ब्रिटिश इंडियन नेवी और आर्मी में विद्रोह हो गया और तब अंग्रेजों को ये एहसास हुआ कि जिस सेना के दम पर वो भारत पर राज कर रहे थे, अब वो सेना उनकी नहीं रही। उनका सबसे बड़ा हथियार ही अब उनके खिलाफ हो चुका था। और ये हमें कहानी के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भले ही नेताजी की फौज युद्ध के मैदान पर हार गई, पर क्या उनकी इस हार ने ही भारत की जीत की आखिरी कहानी लिखी? क्या उनके कार्यों ने ही अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी ढूंढ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट डाउन और शेयर करना ना भूलना, एंड अटेम्प्ट द क्विज एज